चलिए ध्यान दिया जाए, हम लोग देखें अगर तो आगे बढ़ें, विलायक और विलय के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे, उसको हम लोग थोड़ा सा और देखें। चलिए देखिए, तो कुछ पॉइंट हम लोग जो लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ बोल रहा है किसी भी विलयन का निर्माण दो प्रकार के अवयवी कणों के मिलने से होता है। नहीं, कोई भी अगर विलयन बनता है तो विलयन में दो प्रकार के ही अवयवी कण होते हैं। नहीं, एक विलायक, नहीं, और एक प्रकार विलय, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा गया है कि किसी भी विलयन का निर्माण दो प्रकार के अवयवी कणों के मिलने से होता है, एक आपका विलायक और एक आपका विलय। एक जिसको आप सॉल्वेंट बोलते हो और एक को आप सॉल्यूट बोलते हो। नहीं, विलायक का एक परिभाषा हम आपको कल बताए थे, नहीं, उस परिभाषा को देखो हम यहाँ लिखे भी हुए हैं। विलायक का एक परिभाषा हम लोग कल पढ़े हुए थे, आपको ध्यान में हो तो लिखे थे हम, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसके सामान्यतः मोलों की संख्या ज्यादा होती है विलायक कहलाता है। बोले थे ना? नहीं, विलयन में जिस पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, सामान्यतः वही क्या होता है, विलायक होता है। नहीं बोला गया था? और जिसके मोलों की संख्या कम होती है वो क्या होता है, विलय होता है। यही ना बताया गया था। चलो दूसरा परिभाषा जो बुक में लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है विलायक के बारे में, थोड़ा उसको ही जान जाए। नहीं तो लिखा हुआ है हम लोग को कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है विलायक कहलाता है। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप पानी ले लो, तो पानी कौन चीज है, द्रव्य अवस्था। चीनी ठोस अवस्था। नहीं, अब पानी में आप चीनी को डाल दीजिए, नहीं, तो जो विलयन बना वो द्रव्य रहेगा कि ठोस रहेगा, द्रव्य। तो अगर विलयन का अवस्था द्रव्य रह गया, नहीं, और ये विलायक जो था वो भी क्या था, द्रव्य था, बस में रहा है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि विलायक विलयन का वह पदार्थ है, नहीं, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था बदलती नहीं है। नहीं तो अगर आप पानी में चीनी को डाले और जो विलयन बना वो भी अगर द्रव्य रह गया और आपका जो पानी था वो भी द्रव्य अवस्था ही है, तो आपका पानी जो होगा वो द्रव्य होगा। अब पानी में इतना चीनी डाल दीजिए, इतना ज्यादा मात्रा में चीनी डाल दीजिए, नहीं, कि जो आपका विलयन हो वो ठोस अवस्था में आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पानी होगा वो विलय हो जाएगा और जो चीनी होगा वो विलायक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस ये है कि विलायक और विलय पहचानने का एक और ये तरीका है, नहीं, कि कोई भी विलयन का अवस्था देख लीजिए, नहीं, कि भाई विलयन जो है द्रव्य अवस्था है, अच्छा, तो विलायक और विलय में जो द्रव्य अवस्था में होगा, यानी जो दो पदार्थ आप लिए थे उन दोनों पदार्थों में जो आपका क्या होगा, द्रव्य अवस्था में होगा, वही विलायक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो अब किसी को भी विलायक किसी को भी विलय मान सकते हैं, बस में आ रहा है। अगर दोनों के मोलों की संख्या समान आ जाए तो उस केस में किसी को भी विलायक और किसी को भी विलय मान सकते हैं। लेकिन दूसरा परिभाषा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, नहीं, अगर दोनों के मोलों की संख्या समान आ जाए, नहीं, तो उस केस में भौतिक अवस्था देखेंगे कि दोनों पदार्थों का जो भौतिक अवस्था है और विलयन का भौतिक अवस्था किससे मैच कर रहा है। अगर भौतिक अवस्था मैच कर गया एक अवयवी कण से, नहीं, तो वही अवयवी कण विलायक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना होगा। चलो अगला जो नॉर्मल डेफिनेशन 9th-10th में लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को घुला लेता है विलायक कहलाता है। नहीं, वह पदार्थ यानी एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ को घुला लेता है, अपने में घुला लेता है, तो वो पदार्थ क्या है, विलायक। नहीं होता है, एक बदमाश विद्यार्थी है एगो शरीफ विद्यार्थी है, दोनों एक साथ रह रहा है, नहीं, एक रूम में, ठीक है, रहते रहते संगत का प्रभाव पड़ा और जो बदमाश विद्यार्थी था वो घुला लिया अपने में, किनको, शरीफ विद्यार्थी को। नहीं, यानी जो शरीफ विद्यार्थी थे वो भी अब बदमाश विद्यार्थी में कन्वर्ट हो गए। पहले वो एकदम घर पे रहते थे, कहीं मारपीट नहीं करते थे, रहते रहते तनी उनका मन बढ़ गया, वो कहीं मारपीट करने लगे। तो क्या किया, जो बदमाश विद्यार्थी था वो अपने अंदर घुला लिया, किसको, शरीफ विद्यार्थी को। तो यहाँ पर विलायक कौन हो गया, बदमाश। नहीं, अब विलय कौन हो गया, शरीफ। ऐसा भी होता है कभी कभी जो बदमाश विद्यार्थी होता है शरीफ विद्यार्थी के साथ रहते रहते शरीफ बन जाता है। नहीं, कम पढ़ने वाला विद्यार्थी ज्यादा पढ़ने लगता है, बस मेरा अच्छा आदमी में कन्वर्ट कर जाता है, तो उस केस में आपका विलायक शरीफ आदमी हो जाएगा। अब विलय जो होगा वो बदमसवा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है, नहीं, जो घुला लेता है, नहीं, वो क्या है, विलायक।
मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जिसके रंग में आप ढल जाते हैं, बस में आ रहा है, वो क्या है? विलायक है। सिंपल है। या ऐसा भी कहा जाता है जो दिखाई देता है, नहीं वही विलायक होता है। बस में आ रहा है? जैसे पानी में चीनी को मिला दिए तो पानी दिखता है, चीनी नहीं दिखता है, नहीं तो पानी क्या हो गया? विलायक, और चीनी क्या हो गया? विलय। कभी कभी चीनी बहुत ज्यादा हो गया, खाली चीनी का पागे दिख रहा है, देखते हैं जलेबी उलेबी छानने के लिए या कुछ करने के लिए कभी चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है, नहीं तो वहां पर चीनी बहुत ज्यादा दिखने लगे, व्हाइट व्हाइट पूरा दिखने लगे, और उसमें पानी की मात्रा नगण्य दिखने लगे, पानी कम हो जाए, नहीं तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? चीनी जो होगा वो विलायक हो जाएगा, और जो पानी होगा वो विलय हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो जो दिखाई दे, ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमें दिखाई देता है किसी विलयन में सामान्यतः वह विलायक होता है, और जो नहीं दिखाई देता है, जो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, नहीं वो क्या होता है? विलय होता है। तो बहुत तरीके से इसका परिभाषा दिया जाता है। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी को दिक्कत है? नहीं तो कोई भी पूछेगा विलायक किसे किसे कहते हैं, तो एक तो मोलों की संख्या ज्यादा हो, नहीं उसे हम लोग विलायक कहते हैं। दूसरा, विलायक का भौतिक अवस्था बदलता नहीं है, यह ध्यान रखना है। विलायक ही दिखाई देता है, नहीं, और विलायक वह होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घुला लेता है। किसी को परेशानी? बोल सकते हैं। तो ये सब याद चाहिए, रेगुलर याद करके आया कीजिए। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए, विलय। तो जितना विलायक के बारे में बोले उस सबका उल्टा करते जाइए, अपने विलय मिल जाएगा। नहीं तो विलय का परिभाषा अगर देना हुआ तो जिसके मोलों की संख्या कम होगी वो विलय होगा, पहला परिभाषा यही होगा। नहीं तो लिखा भी हुआ है, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसके सामान्यतः मोलों की संख्या कम होती है विलय कहलाता है। नहीं सामान्यतः जिसके मोलों की संख्या कम होगी वही क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। नॉर्मल सा डेफिनेशन है। चलो दूसरा पदार्थ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो विलयन में सामान्यतः अपनी भौतिक अवस्था खो देता है विलय कहलाता है। नहीं जैसे पानी में चीनी को डाले तो चीनी ठोस है, नहीं लेकिन पानी में जाने के बाद उसका भौतिक अवस्था खत्म हो गया, नहीं हो गया क्या? क्या ठोस आपका विलयन जो ठोस बदल गया? नहीं नहीं, वो अपना भौतिक अवस्था खो दिया। तो वैसा पदार्थ जो विलयन में जाने के बाद अपना भौतिक अवस्था खो दे वो क्या है? विलय। और जिसका भौतिक अवस्था नहीं खोए वो क्या है? विलायक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। फिर वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है विलय कहलाता है। बस में आ रहा है? तो वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, वह आदमी जो दूसरे आदमी के साथ बह जाता है, दूसरे आदमी के व्यवहार से प्रभावित हो जाता है, नहीं वो क्या है? विलय है। और वैसा आदमी जो अपने प्रभाव से दूसरे को प्रभावित कर दे वो क्या है? विलायक है। बस में आ रहा है? नहीं तो आप विलय बनते हैं कि विलायक बनते हैं? विलायक। वाह, देखिए जौन बदमाश होगा वो कहेगा कि हम विलायक हैं। सर हम अपने साथ जिसको भी रखते हैं ना उनको एकदम अपने रंग में ढाल लेते हैं। नहीं चलिए कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम लोग कल किए भी थे, नहीं ध्यान दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है 342 ग्राम चीनी लिखा हुआ है और 54 ग्राम जल, यही लिखा हुआ है। नहीं तो हम कहे थे कि जब भी मात्रा दिया रहे तो उस मात्रा को पहले मोल में बदल लीजिएगा, नहीं तो उस मात्रा को मोल में बदल सकते हैं हम लोग, और मात्रा को मोल में बदलने के बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन विलायक और कौन विलय, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलो तो अगर हम लोग को शुगर का मोल निकालना है तो हम कल भी ये बताए थे कि अगर हम लोग को शुगर का मोल निकालना है, नहीं तो मोल का सिंपल हम फॉर्मूला भी जानते हैं, दिया हुआ भार बटा अनुभार। दिया हुआ भार बटा अनुभार, ध्यान रखना है। नहीं तो अगर शुगर का मोल निकालना है तो शुगर का दिया हुआ भार कितना है? 342, तो 342, और शुगर का अनुभार भी होता है 342, काट दीजिएगा 1 मोल आ गया। ठीक है, हम लोग अगर वाटर का यानी कि जल का मोल निकालना चाहें तो वाटर का अगर मोल निकालना चाहेंगे तो दिया हुआ भार कितना है? 54, 54, और जल का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो इसका 2 है, इसका 16, 16 2 18, कैंसिल कर दिए 3 मोल आ गया। कौन चारों बोल रहा है? कौन रहे हैं इसी में बैठा हुआ है, एक से एक, खोजना नहीं है। 3 मोल, तो इसका मोल और इसका मोल ज्यादा है, तो यहां से अगर देखा जाए तो विलायक कौन होगा? विलायक हो जाएगा वाटर। विलायक बराबर आपका H2O, नहीं, और विलय बराबर
आपका शुगर यानी कि चीनी हो जाएगा। बोलो, तो एक टाइप का ऐसा दिया रहेगा तो विलायक और विलय पहचानना आसान है कि भारी है? आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं। चलो कुछ दूसरा एग्जाम्पल के देखते हैं। देखा जाए, NaCl दिया हुआ है नहीं, और यहां पर वाटर दिया हुआ है। ध्यान से देखो, यहां पर NaCl का अवस्था, S मतलब क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था। यहां पर आपका NaCl ठोस अवस्था में है, और यहां पर जो जल है वो L मतलब लिक्विड, द्रव्य अवस्था में है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का अवस्था क्या है? लिक्विड है। नहीं, सॉल्यूशन का अवस्था क्या है? लिक्विड। नहीं, तो सॉल्यूशन का अवस्था लिक्विड है भाई, और वाटर का अवस्था भी लिक्विड है। तो इसका मतलब हुआ कि वाटर जो है वही क्या होगा? विलायक। चाहे इसका मात्रा कम हो चाहे इसका मात्रा ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे NaCl क्या होगा? विलय। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर NaCl सॉलिड है नहीं, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो क्या है? लिक्विड है। तो इसका मतलब हुआ कि जो नमक था वो तो अपना भौतिक अवस्था खो दिया। नहीं, भौतिक अवस्था की कौन सा दिख रहा है? द्रव्य, क्योंकि मिलाने के बाद जो लास्ट भौतिक अवस्था उसको देखना है। तो विलायक विलय को मिला दिए, विलयन बन गया। अब विलयन का भौतिक अवस्था द्रव्य है नहीं, अब ये द्रव्य अवस्था किससे मैच कर रहा है? वाटर से कि NaCl से? वाटर से। तो जिससे मैच कर गया वो विलायक है, और जिससे मैच नहीं किया वो विलय है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां भी वही कहानी है, देख लो। यहां पर जबकि NaCl कम था और वाटर क्या था? ज्यादा था। यहां पे आ जाओ, यहां पर अब NaCl का मात्रा ज्यादा लिखा हुआ है, वाटर का मात्रा कम लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। लेकिन देख लो फिर से, स्टेट देखो, स्टेट क्या है? लिक्विड। किससे मैच कर रहा है? वाटर से। तो इसका मतलब वाटर यहां पे क्या होगा? विलायक होगा। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये विलायक और ये आपका विलय, ध्यान रखना है। चलो यहां पे हम ले लिए वाटर और अल्कोहल नहीं, पानी और शराब नहीं। तो पानी जो है वो भी आपका द्रव्य है, और जो शराब है वो भी क्या है? द्रव्य है। तो उस केस में हम लोग को देखा जाए तो आयतन के आधार पर, यानी यहां पर मात्रा के आधार पर ही बताएंगे कि जिसका मात्रा ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा? विलायक। ध्यान रखना है, जब दोनों द्रव्य हो जाए तब नहीं, क्योंकि यहां पर देख रहे हो अब यहां पर सॉल्यूशन भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। तो उस केस में आपको मात्रा देखना पड़ेगा, किसका मात्रा ज्यादा। तो जिसका मात्रा ज्यादा वो क्या होगा? विलायक। और जिसका मात्रा कम वो क्या होगा? विलय। तो बोल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, तो इसमें देख रहे हैं पानी का मात्रा कितना है? 20, और अल्कोहल का मात्रा कितना है? 80। थोड़ा स्ट्रांग पीने वाला आदमी होगा, नहीं होता है, अल्कोहल ज्यादा है, पानी का मात्रा क्या है? कम है, ठीक है। और ये देखिए कोई नया पीने वाला है, जो पानी का मात्रा कितना रखा है? 80, और अल्कोहल का मात्रा कितना है? 20। नहीं, थोड़ा नया पीने वाला, नया पीने पर थोड़ा सा हिसाब से ही मिलाना पड़ता है। तो उस केस में वाटर क्या होगा? आपका यहां हो जाएगा वाटर विलायक, और ये आपका होगा विलय। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो बना नहीं दीजिएगा। तो ये आता है पहचानने के लिए, आपको ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है नहीं, 1 मार्क्स में आपको आता है पहचानने के लिए। कोई सॉल्यूशन दे देगा ऐसे ही लिख के और बोलेगा विलायक और विलय को पहचानिए, पहचान लीजिएगा। नहीं, ध्यान रखें। चलो अगले पॉइंट पे आए। यहां लिख रहा है कि जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जल को, पानी जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। बस में आ रहा है, जैसे एक समझते हो, जैसे एक ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप नहीं, O पॉजिटिव। तो O पॉजिटिव जो ब्लड है ये किसी भी ग्रुप के ब्लड वाले को ब्लड दे सकता है, तो उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बस में आ रहा है? नहीं, यानी जो मैक्सिमम ब्लड में जाके घुल जाए। नहीं, O पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है नहीं जो A पॉजिटिव वाले में भी जाए घुल जाएगा, नहीं B पॉजिटिव वाले में भी घुल जाता है, किसी भी ब्लड ग्रुप में ये घुल जाता है। तो O पॉजिटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। पानी को भी यूनिवर्सल डोनर कहने का कारण ये है कि पानी जो है मैक्सिमम वैसे पदार्थ जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, नहीं वो सभी पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो भी पदार्थ यूज करते हैं, मैक्सिमम पदार्थ, हम सब पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा पदार्थ घुलेगा पानी में और कौन सा नहीं घुलेगा। लेकिन ये बात कर रहा है कि मैक्सिमम पदार्थ जो नॉर्मल लाइफ में आप यूज करते हो
वो पानी में घुल जाता है, इसीलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम पदार्थ को अपने अंदर घुला लेता है। ध्यान रखना है। तो वही बात यहां से लिखा हुआ है कि जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि जल ज्यादातर पदार्थों को क्या करता है, घुला लेता है, इसकी खासियत है। ठीक, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि जल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 81 होता है। जल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बाबू 81 होता है। 81 का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ लो। देखा जाए यहां पर, अगर नॉर्मली समझे हम लोग, देखो यहां पर जैसे मान लो दो चार्जेज हैं Na+ और Cl-, नहीं Na+ और Cl-। अभी इनके बीच में मान लो कि एयर है, क्या है, एयर है, Na+ और Cl-। अच्छा ये धनायन है, ये ऋणायन है, इनके बीच में आकर्षण लगेगा ना जी, लगेगा नहीं, और अभी इनके बीच में क्या है, एयर। ठीक है, चलो यहां पर हम वही NaCl ले लिए, पहले यहां पर हम लोग पानी डाल दिए, ठीक है, अब यहां पानी साहब आ गए, अब इस पानी में हम वही Na+ और Cl- को हम लोग रख दिए, नहीं ठीक है। अब इनके बीच में यहां पर क्या आ गया, वाटर, और यहां इनके बीच में क्या था, एयर। चलो धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण बल लगता है। अब ये बताओ कि आकर्षण बल यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, पानी में आकर्षण बल ज्यादा होगा, हवा में कम होगा। देखा जाए नहीं, मतलब पानी जो है, यहां ध्यान समझिए, यहां इनके बीच में हवा है भाई, नहीं यहां इनके बीच में क्या है, हवा है, नहीं तो हवा जो है ये बहुत क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम कहा जाता है, इसको रेयरर मीडियम है, यानी यहाँ पर इसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है, नहीं तो यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पर पानी आ गया, नहीं तो पानी आ गया तो पानी जो है वो डेंसर मीडियम होता है, घना मीडियम है, विस्कस है, गाढ़ा होता है। हवा और पानी में गाढ़ा कौन है, पानी गाढ़ा है। समझ में आ रहा है। तो अगर पानी गाढ़ा है तो यहाँ पर Na+ और Cl- को रखेंगे भाई, तो यहाँ पर इनके बीच में आकर्षण बल क्या हो, कम होगा। तो आकर्षण बल कितना गुना कम होगा, 81 गुना, जो हम अभी बताए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं कि पानी आयनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को 81 गुना तक कम कर देता है। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि मान लो कि यहां पर हम लोग का आकर्षण बल कुछ भी होगा, मान लो 100 होगा, नहीं तो जितना भी होगा उससे आकर्षण बल यहां पर 81 गुना कम हो जाएगा। तो आकर्षण बल अगर कम हो जाएगा यानी पानी में ताकत है, नहीं पानी क्या करता है, कणों को खींच के अलग कर देता है। आकर्षण बल कम करने का मतलब क्या, खींच के अलग कर देना। जैसे नमक का तुम इतना बड़ा पत्थर तुम डाल दिए, तो नमक का इतना बड़ा पत्थर डाले तो उस समय नमक का कण सब तो आपस में सटा हुआ था, नहीं पानी में डालते हो तो उस कण में से देखते हो धीरे धीरे सब कण निकल निकल के पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, घुलता है। तो काहे घुलता है कि पानी में ताकत है, पानी क्या करता है, Na+ और Cl- को पकड़ के खींच देता है। उसके में ताकत है कि वो आकर्षण बल को धनायन और ऋणायन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को 81 गुना कम कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो 81 गुना जो है ना, ये बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ, बहुत ज्यादा, यानी पानी बहुत ताकतवर चीज है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ में आया। तो कोई पूछता है कि पानी के, हाँ खड़ा होइए, पानी में सबसे पहले बाबू नमक घुलेगा, नहीं इसका आंसर थोड़ा सा वेट करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है, विलियन। बड़ी घुलाना है इसमें, अब बड़ी चीज पढ़ना है, काची काची घुलेगा, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, बस में रहा है। इसमें सब कुछ आएगा, कौन पहले घुलेगा कौन बाद में घुलेगा, इस पर नहीं भी क्वेश्चन तो 10 को खाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो अभी उस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, फिर दोबारा आप पूछिएगा भी नहीं जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो, ठीक है। चलिए सब चीज पढ़ना है हम लोग को, नहीं सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है ना, तो इसमें खाली घुलनशीलता ही पढ़ना ही है। जितना आप सोच रहे हैं ना उससे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना लगभग 50 गुना बेसी पढ़ना होगा। नहीं आप जितना सोचते हैं उससे 50 गुना ज्यादा जरूर पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत पढ़ना है। 11th और 12th में ये मत सोचिए कि अच्छा अथी इसमें क्या होता है, इसमें नहीं, वो सारा चीज छितिर छितिर कर देता है, यानी इतना ज्यादा पढ़ा देगा ना कि आप खुद कहेगा कि सर अब रहने दीजिए ढेर हो रहा है, नहीं ठीक है। तो 11 12 में अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो इसमें वो चीज होता ही नहीं है कि आपको मन का बात रह जाएगा, नहीं पूरा मन का भड़ास निकाल देता है लगभग, ध्यान रखिएगा। चले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब कोई पूछेगा तो बता सकते हैं,
कोई बोलता है कि वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 81 है, इससे तुम क्या समझते हो? नहीं, तो आप बताइए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 81 है, इसका मतलब हुआ कि पानी जो है वो कणों के बीच के आकर्षण बल को 81 गुना घटा देता है। समझ में आ रहा है? नहीं, जल के कण क्या करते हैं, दो कण चपके हुए हैं, उन कणों के बीच के आकर्षण बल को 81 गुना घटा देता है। चलो पीछे आ जाए, देखा जाए तो वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 81 होता है, इसीलिए पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। नहीं, वो कणों को आसानी से तोड़ देता है और तोड़ के अपने अंदर घुला लेता है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां लिखा गया, किसी भी विलयन में विलायक सिर्फ एक होता है। विलय एक या एक से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं, विलायक एक ही होता है। नहीं, जैसे पानी आप ले लिए, पानी में थोड़ा सा चीनी डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिए, थोड़ा सा नींबू गाड़ दिए, नहीं होता है ना भाई, बात समझ में आ रहा है? तो विलायक एक ही है, जल। नहीं, अब उस विलायक में आप अलग अलग विलय डाल सकते हैं। तो कभी भी कोई विलयन की बात करे नहीं और विलयन में कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि बताओ इस विलयन में विलायक कय गो है, नहीं हम पानी डाल दिए, चीनी डाल दिए, नमक डाल दिए, नहीं नींबू डाल दिए, तो रूह अफ़ज़ा डाल दिए टेस्ट बढ़ाने के लिए, बस मेरा है तो इतना चीज डाल दिए, बताओ बाबू इसमें विलायक कय गो और विलय कय गो? तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी विलयन में विलायक हमेशा एक होता है। नहीं, विलय अनेकों हो सकते हैं लेकिन विलायक एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, वही बात हम लोग को बताया गया। जैसे विलयन जो है नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आता है, जितना भी चीज हम लोग यूज करते हैं, जितना भी चीज नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या है, विलयन ही है, बस मेरा है। जितना भी आप दवाई पीते हैं सब क्या है, विलयन, होमोजीनियस मिक्सचर। नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड डिफरेंट, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, बस मेरा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दवाई का ऊपर वाला भाग पीजिएगा तो तनी कम फायदा करेगा, निचला भाग पीजिएगा ज्यादा फायदा कर जाएगा, बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो कहने का सेंस ये है कि जितना भी आप दवा पी रहे हैं, नहीं या नॉर्मल लाइफ में जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, नहीं वो सब चीज क्या है, विलयन ही है। नहीं, जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो लिखा भी हुआ है, देखिएगा आप उसमें लिखा हुआ है, हम लोग को पढ़ना भी है, बस थोड़ा सुन लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा शुरू में लिखा हुआ है विलयन का महत्व। नहीं, तो क्या लिखा रहता है, लिखता है कि 1 ppm, ppm यूनिट पढ़ना है, ठीक है। अभी समझिए कि 1 ppm एक मात्रा है। नहीं, जैसे कैसे आप 1 ग्राम बोलते हैं, 10 ग्राम बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही ppm एक मात्रक है, क्या है, पढ़ना है, ठीक। तो 1 ppm अगर हम लोग फ्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है, 1 ppm अगर हम लोग फ्लोराइड का विलयन यूज करते हैं, ठीक है, पानी और फ्लोराइड को मिला दिए, ठीक है, और उस विलयन को यूज करते हैं तो वो टूथपेस्ट होता है। वो क्या होता है, टूथपेस्ट का काम करता है, 1 ppm है तब, ठीक है। अब उसी मात्रा को 1 ppm नहीं करके 0.5 मात्रा बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ा दीजिए, 0.5 मात्रा बढ़ा दीजिएगा, 1.5 ppm, तो वो दांत को गलाने लगेगा, दांत को पीला कर देगा। यानी सोचिए कि जो पेस्ट आपके दांत को साफ करता है, अगर गलती से कंपनी फ्लोराइड का मात्रा 1 ppm के जगह पर 1.5 ppm कर दिया, नहीं तो वो दांत खराबो कर देगा। अगर 1.5 ppm से थोड़ा सा मात्रा बढ़ गया, 2 ppm हो गया या 1.8 ppm, 1.9 ppm हो गया भाई, नहीं तो आपका जो दांत है वो तो जाएगा ही जाएगा, आप भी जाइएगा, बात समझ में आ रहा है? यानी वो जौहर का काम करने लगता है। जनरली बुक में लिखा रहता है रेट पॉइजन। नहीं तो अरे चूहा मारने वाला दवा है, तो नहीं तो चूहा जो है वो एक चुटकी खा के मरता है, नहीं हम लोग पूरा पैकेट अगर खा जाएं तो मरे नहीं जाएंगे, बस मेरा है, बोलिए। उस केस में हम लोगों को अगर दोनों का मात्रा सेम हो गया, मात्रा अगर सेम दे दिया है, तो उस केस में कोशिश करना है कि मोल में कन्वर्ट कर लें। हाँ, उस केस में कोशिश कर लेंगे पार्टिकल्स की संख्या काउंट कर लें, क्योंकि मोल जो होता है ना वो क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे ना वो क्या हो जाएगा, विलायक, और जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, विलय। नहीं तो उस केस में हम कोशिश करेंगे कन्वर्ट कर लें। कैसे आप बोलते थे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, बोले थे ना भाई कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सर हम लोग बोलते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम के बराबर होता है। सेम है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम होता है, नहीं तो 1 मिलीलीटर भी 1 ग्राम के बराबर होगा। नहीं तो आप आराम से उसको दिया हुआ भार बटा अनुभार करके आप दोनों को मोल निकाल लो, और मोल निकाल के आसानी से देख लो किसका मोल ज्यादा। जिसका मोल ज्यादा बाबू वो क्या होगा, विलायक, और जिसका मोल कम वो विलय। बोलो दिक्कत है, ध्यान रखना है। तो दांतों नहीं साफ करेगा, कीटाणु दांत में का नहीं मरेगा।
नहीं, यो समझना है 1 ppm के बराबर एप्रोप्रिएट। जैसे दवा में जो है खांसी का आपको होता है तो खांसी का दवा खाने के लिए डॉक्टर देता है तो एगो सिरप देता है, तो थोड़े ना है कि आप सिरप खोले आ एक बेर उझिल लिए मुंह में पूरा, नहीं तो खांसी साफा एक बार दब जाएगा। ऐसा नहीं ना है भाई, मात्रा ना है। नहीं, आपको कितना लेना है तो वो बताता है। अगर बच्चा है तो भाई 2.5 ml दीजिएगा, बड़ा आदमी है तो 5 ml दीजिएगा। नहीं, बच्चा है तो उसको 2 टाइम बोलता है, बड़ा आदमी है तो उसको 3 टाइम बोलता है। फर्क है ना भाई। नहीं, ऐसा थोड़े है कि नहीं, ये बोल रहे हैं कि 1 ppm से अगर फ्लोराइड आयन का मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा। तो आप पेस्ट का यूज काहे के लिए करते हैं? दांत के कीटाणुओं को मारने के लिए। अब अगर उससे भी कम कर दीजिएगा, नहीं तो दांत का कीटाणु नहीं मरेगा, दांत आपका साफ नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? तो दवाई, नाम है दवाई, तो दवाई मात्रा पर ही डिपेंड करती है, मात्रा से ना तनी ज्यादा ना मात्रा से तनी कम, ध्यान रखना है। कौन सी में? धातुअन। देखिए धातुअन में जैसे बता रहे हैं, देखिए फ्लोराइड आयन जो है समझना है, अलग अलग जो हम लोग धातुअन यूज करते हैं, नहीं धातुअन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हम लोग भले इजी के लिए नहीं ब्रश और पेस्ट का यूज कर लेते हैं, लेकिन दातुअन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है आपके मुंह को धोने के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो अगर आप ब्रश से अगर अपना दांत धो रहे हैं तो उससे होता क्या है कि आपका जो दांत है वो धीरे धीरे फैलता है, नहीं, और जो दातुअन से मुंह धोते हैं उनका दांत फैलता नहीं है जल्दी। दूसरा चीज ये होता है कि ब्रश से अगर मुंह धोते हैं तो आपका जो दांत है उसका जो क्या बोलते हैं, उसका कुछ बायोलॉजी में वर्ड कुछ बोला जाता है, हाँ इनामेल, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म होता है। और अगर आप दातुअन से मुंह धोते हैं तो जो दांत पे जो आपका इनेमल होता है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। तो दातुअन से मुंह धोने में फायदा है, लेकिन लोग जानते हो ना फास्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी काम कर लो, नहीं फटाक से धो लिए बस हो गया, बस मेरा। आप पहले के लोग निश्चिंत होकर आराम से बैठ के दातुअन से मुंह धोते थे, बस मेरा। अब अलग अलग जो दातुअन होता है, अलग अलग पेड़ का दातुअन यूज करते हैं तो उसमें अलग अलग आपको मात्रा पाया जाता है, बस मेरा है। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल ही बता सकते हैं, उसके लिए आप वैल्यूज एक्यूरेट बता नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि उसमें 1 ppm के अप्रॉक्स जरूर रहता होगा, क्योंकि उसको धोने से आपका दांत का कीटाणु खत्म होता है। नहीं, जैसे नीम का है अलग है, नहीं बबूल का लोग धोते हैं उससे अलग होता है, नहीं। अच्छा, जंगली लोगों को देखते हैं, जंगली लोग जो होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ जो लेबर कुछ खटते हैं तो वो लोग एक कड़ुआइनी का दातुन धोते हैं। और ये जो कड़ुआइनी दातुन होता है, जैसे हम भी कभी कभी रहते हैं वहां पर धोते हैं, नहीं आप धोइएगा उससे ना दिन भर मूड फ्रेश रहता है, दिन भर उससे मूड फ्रेश रहता है। क्या पता वो लोग पूरे जंगल से अपना खोज खोज के लाते हैं, नहीं हर जगह नहीं मिलता है, हाँ रोड साइड में मिलता है। चलिए अब एक्स्ट्रा बात को हम पढ़ाई पे आ जाए, ये हो गया हम लोग का। चलिए यहाँ आए, विलियन का वर्गीकरण तो हम कल बताए थे, लेकिन फिर से एक बार लिख दिए, नहीं ये हम लोग कल बताए थे आपको। अवयवी कणों की संख्या अगर 2 हो तो क्या कहते हैं? अवयवी कणों की संख्या 3 हो, ऐसे इन सबको बहुअंगी मानते हैं। हम कल ये भी बोले थे, लेकिन फिर भी उसको लिख दिए, चूंकि बुक में दिया तो हम बोले को चलो लिख देते हैं। नहीं तो ध्यान रखना है कि अगर किसी विलियन में 2 पदार्थ हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विअंगी। और अगर किसी विलियन में 3 पदार्थ हो, त्रिअंगी विलियन, जिसको इंग्लिश में टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। नहीं, अगर किसी विलियन में कौन पदार्थों की संख्या 4 हो, नहीं तो चतुर्थ अंगी विलियन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। और अगर 4 से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? या पोलिनरी सॉल्यूशन। इसमें दिक्कत है। तो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर भी विलियन को आप वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाए। देखा जाए तो हम लोग के सिलेबस में क्या पढ़ना है? द्विअंगी विलियन। तो द्विअंगी विलियन कल परिभाषा हम बता दिए थे ना, नहीं 2 पदार्थ को मिलाकर जो विलियन बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विअंगी विलियन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी हम लोग कल देख चुके थे। चलो यहां पे आ जाओ, यहां लिखा हुआ है विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर हम लोगों को विलियन जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक कहा गया जलीय विलियन और एक कहा गया अजलीय विलियन। जलीय विलियन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और अजलीय विलियन कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ठीक है। तो केयर करना है कि नाम से ही इसका परिभाषा है। यदि किसी विलियन में विलायक जल हो, यदि किसी विलियन में विलायक जल हो तो उसे जलीय विलियन कहेंगे।
और अगर किसी विलयन में विलायक जल नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? अजलीय विलयन कहेंगे। ध्यान रखना है। यानी यहां से हम लोग बोलना चाहें, देखो तो अगर कोई बोलता है जलीय विलयन, नहीं तो जलीय विलयन का क्या हम लोग को है कि विलायक बराबर यहां क्या होगा? जल। बस ये ध्यान रखना है कि यहां विलायक बराबर क्या होगा बाबू? जल होगा। ठीक है। और अगर तुमसे कोई कहता है कि अजलीय विलयन यानी कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन जिसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं तो यहां पर विलायक जल होगा। यहां पर आपका जो होगा वो विलायक जल नहीं होगा। यहां पर विलायक के जगह पर क्या क्या यूज हो सकता है तो उसको ध्यान रखेंगे। यहां पर विलायक के जगह पर हम लोग को यूज होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, बेंजीन। यहां पर आपको यूज होगा बेंजीन। ध्यान रखना है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो C6H6, बेंजीन बहुत यूज होगा। या आपको यहां पर विलायक के रूप में यूज होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक के जगह पर कहीं कहीं ये यूज में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CCl4। ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना होगा कि विलायक के जगह पर यहां पर आपको कार्बन डाइसल्फाइड भी कहीं कहीं लिखा रहता है। कार्बन डाइसल्फाइड भी लिखा हुआ मिलेगा। नहीं तो कार्बन डाइसल्फाइड जिसको आप CH2 कहते हैं, नहीं कहीं कहीं आपको क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। क्लोरोफॉर्म मिला रहेगा। ध्यान रखना है। नहीं तो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। ध्यान रखना है। तो दिमाग में रखना है हम लोगों को, यहां से क्या दिमाग में रखना है कि विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया जलीय विलयन और एक को बोला गया अजलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब विलायक जल हो और अजलीय विलयन का मतलब विलायक जल नहीं हो। तो जल नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है? नहीं तो ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। यहां आइए, हम लोग को देखा जाए तो विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर, ध्यान से मेरी बात समझिए, विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया तनु विलयन और एक को कहा गया सांद्र विलयन। नहीं जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ऐसे कुछ देते हैं, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई दोस्त आया, आपके यहाँ कोई दोस्त आया, नहीं दोस्त बेचारा बहुत गर्मी था, उसको प्यास लगा है, नहीं तो आप क्या किए कि दोस्त के लिए एक गिलास पानी लिए, नहीं और घर में चीनी था, चीनी में से 2 दाना निकाले और 2 दाना निकाल के उसमें डाल दिए और डाल के उसको बढ़िया से मिला दिए 2 दाना और उसको बोले कि लो शरबत पियो। नहीं तो आपका जो दोस्त है वो जब पिएगा तो उसको क्या पानी वो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आप चीनी मिलाए थे, आप चीनी मिलाए थे लेकिन उसको शरबत मीठा नहीं लगेगा, तो वो पिएगा भीतरे भीतरे गड़ियाएगा, नहीं गैल देगा भाई, नहीं बोलेगा तुम बोल रहा है इसमें शरबत है नहीं इसमें तुम चीनी कहाँ डाला है। ऐसा बात होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा विलयन, नहीं ऐसा विलयन जो है ये तनु विलयन कहलाता है। यानी तनु विलयन का कोई परिभाषा पूछता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान सुनेंगे। एक ऐसा विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा इतनी कम हो कि उसे अनदेखा किया जा सके, उसे नगण्य माना जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा इतनी कम हो कि उसे अनदेखा किया जा सके, उसे नगण्य माना जा सके, नहीं ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। बोल सकते हैं कि नहीं? या इसी बात को ऐसे बोले, एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय महसूस नहीं हो, नहीं विलय महसूस नहीं, पानी पी रहे हैं, आपका दोस्त बोला कि शरबत है, आप पी रहे हैं तो पानी महसूस हो रहा है लेकिन चीनी महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या दे दिया? तनु विलयन दे दिया। वो तो विलयन ना दिया था तुमको, पानी में चीनी कम डाला लेकिन डाला तो था ना, तो विलयन दिया, लेकिन विलयन में कौन सा विलयन? तनु विलयन दिया, तो मजा नहीं आया। बोलो इसमें दिक्कत है? तो तनु विलयन का परिभाषा कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? लिखा हुआ है। चलो अब अगला तुमको इसमें दिया जाता है सांद्र विलयन, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सुन लें। देखा जाए सांद्र विलयन, तो सांद्र विलयन का मतलब, नहीं दूसरे दोस्त के पास आप गए, नहीं और वो क्या किया कि भाई 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच भरपूर चीनी डाला, बढ़िया से मिलाया, नहीं मिला के बोला कि लो शरबत पीजिए, नहीं तो आप पीजिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा,
बोले क्या बात है, नहीं भरपूर चीनी भाई मिलाया है, नहीं शरबत आपको महसूस हो रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान समझना है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा नगण्य नहीं हो, इतनी हो कि उसे महसूस किया जा सके, वैसा विलयन सांद्रित विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो वही चीज हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा नगण्य नहीं हो, अर्थात विलायक के सापेक्ष में विलय को क्या किया सके, महसूस किया जा सके, तो ऐसे विलयन क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहते हैं। इतना में दिक्कत है? तो ये सब चीज याद चाहिए, बुझा रहे हैं ना? जगह पढ़ने में मजा आता है वहाँ पिटाने में मजा आता है, नहीं तो रेगुलर आप याद करके आइएगा जितना पढ़ा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, देखा जाए विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। विलयता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है भाई? असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। समझ लेते हैं पहले इसको, ध्यान समझा जाए, देखा जाए। असंतृप्त विलयन समझे, जैसे मान लीजिए कि आप घर पर बैठे हुए हैं, नहीं खाना आपके सामने आ गया, ठीक है, एक रोटी था, एक रोटी तोड़ के आप खाना शुरू कर दिए, ठीक है, तो एक रोटी आप खाए, आपको भूख लगा हुआ था, एक रोटी आप खा गए, नहीं तो एक रोटी खाने के बाद क्या आपका पेट भर गया? नहीं, तो इसका मतलब अभी आप क्या है? असंतृप्त। आपका पेट जो है वो और रोटी को घुलाना चाहता है, उसको और रोटी चाहिए, पेट मांग रहा है, नहीं तो आप क्या किए, फिर एक और रोटी खा गए, अभी भी पेट मांग रहा है, यानी अभी भी पेट क्या है? असंतृप्त है। तो जब तक आपका पेट रोटी मांगता रहे तब तक आप क्या है? असंतृप्त। इसका मतलब हुआ विलयन केस में कहें तो मान लो कि हम 1 गिलास पानी लिए, 1 गिलास पानी में पहले हम 5 ग्राम चीनी को मिला दिए, मिल गया, नहीं फिर 5 ग्राम चीनी को मिलाए, वो भी मिल गया भाई, नहीं 5 ग्राम 10 ग्राम चीनी मिल गया। अब हम उसमें और 5 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, वो मिलाए और वो चीनी अब मिल नहीं रहा है, जाके बर्तन के तल पर नीचे बैठ गया, बर्तन तल पर क्या हो गया? जाके नीचे बैठ गया, यानी कि अब पानी का पेट भर गया है, नहीं अब वो चीनी नहीं घुलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझे कैसे है कहानी, थोड़ा समझ ले। देखा जाए, जैसे मान लो ये आपका एक बर्तन है, इस बर्तन में ये हो गए पानी साहब, हो गए। अब इसमें आप चीनी घुलाना शुरू किए, पहले 5 ग्राम डाले, तो देखो तो 5 ग्राम चीनी आप डाले तो 5 ग्राम चीनी जो है वो देखो 3 गो कण का मतलब समझिएगा 5 ग्राम घुल गया, नहीं इस तरह से, चलो भाई, या कुछ और कण इस तरह से घुल गया, फिर आप 5 ग्राम और डाले तो चलो भाई, अब ये सब जो जगह खाली है वो सब जगह भी भरने लगा, बस में आ रहा है। तो देखो तो 2 पानी मिलके एगो चीनी को टांगे हुए है कि नहीं टांगे हुए? टांगे हुए है। तो 2 गो पानी मिलके एक गो चीनी को टांग सकता है, 2 गो चीनी को हम नहीं टांग पाता है, वो उसके बीच स्पेस जो है वो उतना ही है ही नहीं। तो 2 पानी मिलके एक चीनी को पकड़ लिया, 2 पानी मिलके एक चीनी को पकड़ लिया, तो देखो तो ऊपर वाली जगह में सब स्पेस भर गया, इसमें भी सब स्पेस भर गया, इसमें भी सब स्पेस भर गया। अब ऊपर से आप अगर चीनी साहब को डालिएगा तो पानी के बीच में जगह कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, तो अब चीनी आएगा सीधे के नीचे बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो कहने का सेंस ये है कि अगर किसी विलायक में आप विलय को डाल रहे हैं, किसी विलायक में विलय को डाल रहे हैं, नहीं विलय घुल गया, इसका मतलब हुआ कि जो आपका विलायक है अभी असंतृप्त है, फिर डाले फिर घुल गया, अच्छा असंतृप्त है, नहीं फिर आप डाल रहे हैं और अब वो घुल नहीं रहा है, बैठ गया, इसका मतलब क्या हो गया? संतृप्त हो गया। नहीं, जैसे नहीं होता है कि आप 2 रोटी खाए पेट नहीं भरा, असंतृप्त हैं, 4 खा गए पेट नहीं भरा, असंतृप्त है, 8 को खाए तो अब ढकार मार रहे हैं, नहीं तो 8 को खाए तो आपका पेट भर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? संतृप्त हो गया। नहीं होता है लोग खा के जो करते हैं, बस में आ रहा है, तो उस केस में आपका पेट क्या हो गया? भर गया, तो आप क्या हो गए? संतृप्त। ध्यान रखना है, समझिए मेरा बात, ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि असंतृप्त क्या है और संतृप्त क्या है। नहीं, अब बारी आती है अति संतृप्त। आपका पेट भरा हुआ है, नहीं आपका पेट जो है वो भरा हुआ है, लेकिन अब बगल से कोई आपका दोस्त आया, बोला कि अरे जानते हो बगल में पार्टी है, नहीं बस मेरा है मटन का पार्टी है और मिठाई उठाई भी गजब टेस्टी बनाया है, नहीं से लोग बोलते हैं, बस मेरा है। तो आपका पेट भरा हुआ है, अब पार्टी जो है 1 घंटा में खत्म होने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा? चल जाइएगा, बोले चलो देखिए लेते हैं,
तो उस केस में क्या हुआ कि आपका पेट भरा हुआ था, लेकिन पेट भरने के बावजूद आप और कुछ खाना खा लिए, नहीं, तो उसको बोलते हैं अति संतृप्त। बस मेरा है, यानी संतृप्त आप हो चुके थे, खाना से आपका मन भर गया था, लेकिन खाना का क्वालिटी सुन के नहीं, आपके मुंह में पानी आ गया, नहीं, आपकी इच्छा जाग गई, और उस इच्छा के कारण जिस पेट में जगह नहीं था उस पेट में आप और कोच लिए। अरे कोच नहीं ना कहते हैं इसको, नहीं, बस जगह नहीं है लेकिन बॉल बस्ती डाल लिए। बस मेरा है, तो ध्यान रखना है। तो उस केस में क्या होता है? अति संतृप्त। अब मेरा बात समझो, अति संतृप्त होने के लिए, नहीं, अति संतृप्त होने के लिए एक कंडीशन आया, एक कंडीशन आया कि अरे बगल में पार्टी है, तो ये कंडीशन आया। क्या आपके घर में आपका 8 रोटी से पेट भर गया था और आपके पिता माता जी बोलती अच्छा एक और खा लो, अरे नहीं खाएंगे ना, आप ऐसे नहीं बोलते हैं, नहीं खाएंगे, पेट भर गया, काहे के लिए कर रही हैं? बस मेरा है, आप ऐसे बोल दीजिएगा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लेकिन एक कंडीशन जैसे ही डेवलप हुआ, नहीं, तो आपका मन चेंज कर गया। बस मेरा है, तो समझिए विलियन के केस में भी, मेरे बात समझने की कोशिश कीजिए, विलियन के केस में भी बाबू केयर करना है, जब तक आप कंडीशन नहीं बदलिएगा तब तक संतृप्त विलियन अति संतृप्त में नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका संतृप्त विलियन अति संतृप्त विलियन में बदल जाए, तो संतृप्त विलियन को अति संतृप्त विलियन में बदलने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। बिना ताप बढ़ाए हुए कोई भी संतृप्त विलियन अति संतृप्त विलियन में नहीं बदलेगा। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर टेम्परेचर अभी है 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो विलियन है इसका पेट भर गया है कि नहीं भरा है? भर गया है, तो ये संतृप्त है, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ध्यान रखना है। अब आइए, यहां पर हम क्या किए कि सेम वही बर्तन, सेम वही पानी, सब कुछ वही है। 1 2 3 4 हम लिए हुए हैं, तो काउंट करके ही ले रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए, तो यही पानी सेम चीज लिए हुए हैं। अब इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, इसी टेम्परेचर को अब हम कर दिए कितना? 50 बढ़ा दिए। नहीं, तो जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कणों के बीच का दूरी बढ़ जाएगा। कणों के बीच का दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही कणों के बीच का दूरी बढ़ेगा बाबू, ध्यान रखना है, यहाँ पर कणों के बीच का दूरी अब बढ़ने लगा। तो कणों के बीच का दूरी बढ़ा, जिस 2 पानी के बीच पहले 1 चीनी एडजस्ट था, अब कितना चीनी एडजस्ट हो गया? 2 चीनी एडजस्ट करने लगा। नहीं, यानी आप टेम्परेचर जब तक 50 बनाए रखिएगा तब तक, नहीं, इसके चीनी घुलाने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है, इसके चीनी घुलाने की क्षमता जो है वो बढ़ गई, ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि जल के कणों के बीच का स्पेस क्या हो गया? बढ़ने लगा। नहीं, तो स्पेस बढ़ेगा तो उसी 2 जल के कण के बीच में, जहां पहले 1 चीनी का कण मौजूद हो रहा था, अब वहां 2 चीनी के कण आने लगे। बस मेरा है। नहीं, तो ये कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक आप टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कीजिएगा। जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को ठंडा कीजिएगा, फिर पानी का कण नजदीक आने लगेगा और जो एक्स्ट्रा चीनी घुला हुआ था उसको नीचे बैठा देगा। बस मेरा है, यानी फिर से वो संतृप्त में बदल जाएगा। किसे बदलेगा? संतृप्त में बदल जाएगा। यानी जो एक्स्ट्रा चीनी उसके बीच में घुल गया था उस टेम्परेचर पर, क्योंकि आप ठंडा कीजिएगा तो पानी कण फिर नजदीक आएंगे, तो जब नजदीक आएंगे तो जो चीनी का कण एक्स्ट्रा घुला हुआ था उसको नीचे बैठा देंगे। बस मेरा है, तो वो चीनी का कण फिर से जाके नीचे बैठ जाएगा। तो ध्यान रखना है, अति संतृप्त विलयन तभी तक मेंटेन रहेगा, यानी कोई भी विलयन जो संतृप्त विलयन है उसको अति संतृप्त विलयन में बदला जाता है। क्या हम बोल रहे हैं? किसी भी संतृप्त विलयन को अति संतृप्त विलयन में बदला जाता है। कैसे? ताप को बढ़ाकर। नहीं, आप जब तक ताप मेंटेन कीजिएगा तब तक वो अति संतृप्त बना रहेगा। जैसे ही ताप को कम कर दीजिएगा फिर से वो संतृप्त विलयन में बदल जाएगा। ये कहानी समझ में आया? इसमें दिक्कत है? नहीं, तो ये सब आपको याद करके आना है। दिक्कत है इसमें? बोलिए, क्वेश्चन है आपके दिमाग में? हम टेम्परेचर को 25 पे लाए हैं, यानी जो पहले वाला टेम्परेचर था, तो जो एक्स्ट्रा चीनी था वो सिर्फ बैठेगा, क्योंकि पानी और चीनी के बीच में अट्रैक्शन है। नहीं, तो अट्रैक्शन है तो जैसे ही एक्स्ट्रा जो चीनी होगा वो बैठना शुरू करेगा। सब चीनी क्यों बैठेगा? हाँ, आप क्या कीजिए कि और उसको ठंडा कीजिए। नहीं, तो और उसको धीरे ठंडा कीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा चीनी हम लोग घुला हुआ है उसमें आपके जमने से पहले अगर वो निकल गया तो निकल गया, तो फंस कर रह जाएगा। बस मेरा है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। आप चीनी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? C12H22O11।
तो यहाँ पर चीनी का कण जल के कणों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे जल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वैसे ही चीनी के कण और जल के कणों के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप जमाइएगा ना तो भी वो वहीं पे जम जाएगा। बस में आ रहा है? इतना में दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, तो कल जितना भी पढ़ाया गया है वो सब याद करके आइएगा। ठीक है, चलिए।